हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल के ऊपर जो सीक्वेंस के अंदर मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उनका फायदा उठा सकते हैं। एक डिफरेंट अप्रोच आपको मिलेगी जिसमें जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है कि सर फिजिक्स समझ में तो आ जाती है बट उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं डायरेक्ट अटैक करता हूं। मेरे लेक्चर्स देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फीडबैक मुझे मिलता है वो यही मिलता है। बच्चे कहते हैं कि सर आपके लेक्चर्स देखे, फिजिक्स समझ में आ गई, पहले भी आई थी समझ में, लेकिन इस बार हमने जब क्वेश्चंस किए तो हम सरप्राइजिंगली बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से ही सही करने लग गए। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर जो है वो आपके लेक्चर्स हमारे लिए साबित हो रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट फीडबैक जो कि मुझे जनरली मिलता है मेरे इन लेक्चर्स के बारे में। अगर आप भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हो और आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो आप भी कमेंट्स के अंदर अपनी भावनाएं जरूर मुझे बताना, मुझ तक पहुंचाना। और कहीं ना कहीं इसी मकसद के साथ में मैं ये लेक्चर्स बना भी रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं एक और लेक्चर की, चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले आपके 3 लेक्चर्स आ चुके हैं और एक स्पेशल लेक्चर आ चुका है। 2 अच्छी अच्छी डीपीपीज आपको मिल चुकी हैं और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर को लेके वो ऑलरेडी बूस्ट हो चुका होगा। लेकिन अब जो हमने मोशन के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, यूज ऑफ कैलकुलस, यूज ऑफ ग्राफ, उसका पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर के मेन मेन टॉपिक्स कौन से होंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं और फिर हम करते हैं हमारे लेक्चर की शुरुआत। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक कंडीशन की। देखो वैसे तो हमने जनरल कंडीशंस की बात कर ली भाई, हमने तो कैसे कैसे केसेस की बात करी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पोजीशन की फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इवन वेलोसिटी की फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो वैसे तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, बट हम अब अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो एक स्पेसिफिक केस के ऊपर लगाने वाले हैं, क्योंकि जो सबसे कॉमन मोशन हमें हमारे आसपास नजर आती है वो इसी केस के अंडर आती है। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो आप देखते हो कि वो नीचे की तरफ जाता है और उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी से रिप्रेजेंट करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और अगर हाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ये ऑब्जेक्ट एक ऐसे एक्सेलरेशन के अंडर वर्क कर रहा है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट है। आप ऊपर फेंकोगे तब भी ऐसा ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यही हमारा आज का लेक्चर का मेन फोकस रहेगा। हम लोग जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब मोशन को कैसे एनालाइज किया जाए। क्या हमें कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, क्या हमें ग्राफ यूज करना पड़ेगा? मैं बोलता हूं नहीं। अब हमारे पास में कुछ इक्वेशंस होगी जिनका हम यूज करेंगे और हम उस मोशन को एनालाइज कर सकते हैं और इसका परफेक्ट एग्जांपल होगा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं, अनगिनत। आप देखोगे इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दोनों के ऊपर। तो हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को डायरेक्ट हथियार बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी स्पीड बढ़ सके, राइट। तो ढेर सारे आपको वर्कड आउट एग्जांपल्स में मिलेंगे, हर लेक्चर के अंदर मिलते हैं, इसके अंदर भी मिलेंगे। ये रहेगा आज का हमारा एजेंडा। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि इधर उधर कमेंट्स के अंदर पूछते रहते हैं कि सर इस ये जो लेक्चर्स है इनकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है तो बच्चों को नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है सर, लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सवाल कहाँ से करे, कोई बुक वगैरह बता दो। तो देखो मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं आपको बुक्स भी बता सकता हूँ, मैं आपको इधर उधर पीडीएफ वगैरह भी दे सकता हूँ, लेकिन उससे फिर आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। और मेरा मेन जो काम है वो ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में पढ़ाया जाए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, घटे ना।
और इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरी खुद की एक वेबसाइट बनाई है www.physicsman.in, और इस वेबसाइट पर मैं मेरे सारे के सारे लेक्चर्स, मतलब जो लेक्चर्स यूट्यूब पर आ रहे हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो स्पेशल लेक्चर्स होते हैं वो भी आपको एक सीक्वेंस के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स हो गए, डीपीपीज हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है किसी बच्चे के सिलेक्शन के अंदर। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा जिस टीचर के आप लेक्चर्स देख रहे हो उसी सीक्वेंस में उसी टीचर की आपको डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए, तब ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लेक्चर्स के सीक्वेंस में होंगी, उसमें सवाल इधर उधर के नहीं होंगे। आप अपने कॉन्फिडेंस को अगर बूस्ट करना चाहते हो तो जिसके लेक्चर्स देख रहे हो अगर वो डीपीपीस प्रोवाइड करवा रहा है तो उन्हीं की ही डीपीपीस सॉल्व करो, और कुछ भी सॉल्व मत करो। हाँ, डीपीपीस के अंदर डाउट्स वगैरह आए तो एक माध्यम होना चाहिए कि आप अपने टीचर से कनेक्ट कर पाओ। तो जो बच्चे वेबसाइट के ऊपर एनरोल्ड हैं उनके पास में डायरेक्ट मेरा लिंक है, और वो डायरेक्ट मुझसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, यानी कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। ये सब कुछ ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं था, तो मैंने इसके लिए अपनी एक छोटी सी प्यारी सी वेबसाइट बना रखी है, जिसको आप एक बार जरूर चेकआउट करना इनकेस अगर आपने नहीं करी है तो। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और ध्यान रखना ये जितनी भी इक्वेशंस लिख रहा हूं उसकी कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होती है, जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाए, वो कांस्टेंट हो जाए। अब ध्यान रखना बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने में दोनों बातें छुपी हुई है, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मोशन को एनालाइज किया जा सकता है, मोशन कैन बी एनालाइज्ड, मोशन कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशंस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो कुछ हैंडफुल ऑफ इक्वेशन है, उनकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, मोशन को एनालाइज कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, हर इक्वेशन जो है ना वो कोई ना कोई पहेली की तरह काम करती है, मतलब उसका आपको मकसद पता होना चाहिए, एक हथियार है हर इक्वेशन। और मैं हमेशा क्या बोलता हूं आपको कि जब भी किसी हथियार के बारे में जानो तो दो चीजें जानो, उसको कब चलाना है और कैसे चलाना है। तो हर इक्वेशन को कब अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर इक्वेशन तो सारे बच्चों को रटी हुई होती है, मैं आपको बताऊंगा उस इक्वेशन को आपको कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन जो है वो किस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही है, हमें इनिशियल कंडीशंस पता है, मतलब हमें पता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, हमें एक्सेलरेशन पता है जो कि कांस्टेंट है। अब कुछ समय बाद की अगर हमसे वेलोसिटी पूछी जाए तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसको लिखा जाता है v इज इक्वस टू u प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। ध्यान रखना यहां पर ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में लिखी है मैंने, मतलब यहां पर हमें जब भी वैल्यूज रखनी होगी तो हमें आइदर वेक्टर फॉर्मेट में रखनी होगी या फिर हमें साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। अगर अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में मैंने क्या बताया था, बीच में हो गया ओरिजिन, ये वाली डायरेक्शंस हो गई पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शंस हो गई नेगेटिव। अगर आपकी वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल मोशन के केस में मैंने क्या बताया था, बीच में हो गया आपका ओरिजिन, ये ऊपर वाली डायरेक्शंस हो गई पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शंस हो गई नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको यहां पर वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये किस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि अगर आपको इनिशियल कंडीशंस पता हो, अगर आपको एक्सेलरेशन पता हो तो कुछ समय बाद में वेलोसिटी कितनी होगी इसकी आप भविष्यवाणी कर सकते हो यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन बात करती है डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाय टी। मैं बार बार टी को यहां पर स्मॉल में लिख दे रहा हूं, ठीक है। u मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस हाफ इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अगेन वेक्टर इक्वेशन है, तो आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के केस में साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है या फिर वेक्टर फॉर्मेट में वैल्यूज रखनी है। थर्ड इक्वेशन जो है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में है। सेकेंड इक्वेशन किस सवाल का जवाब दे रही है? अगर आपको इनिशियल कंडीशंस पता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और कुछ टाइम बाद पार्टिकल की पोजीशन आपसे पूछी जाए, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए, यह है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये भी होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये भी होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब। तो आप किस इक्वेशन का यूज करोगे? तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज करोगे। थर्ड इक्वेशन जो है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में, कि फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहां पर a डॉट एस आता है, वैसे यहां पर a डॉट एस आता है, ठीक है। तो हम जब क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को एनालाइज करेंगे, तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा या फिर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, रियल में तो डॉट प्रोडक्ट आता है, बाकी आप इसको हटा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखनी है। भाई इस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर हो गया, इस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो गया। बस यहां पर हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखनी है, ठीक है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये किस बात का जवाब देना चाह रही है? ये देना चाह रही है कि मान लो हमें इनिशियल कंडीशन पता है और अब टाइम के फॉर्मेट में नहीं, अब पोजीशन के फॉर्मेट में हमसे वेलोसिटी पूछी जाए कि बताओ इतनी पोजीशन पर जब पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतना डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल का हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो आप थर्ड इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। एक इक्वेशन और है, वैसे तो मेनली ये तीन ही है, बट कुछ इक्वेशंस मैं अपनी तरफ से बना के दे रहा हूं कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो एवरेज वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी को लिखा जा सकता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। सो दिस इज आल्सो एन इक्वेशन जो कि आपके काम आती है। कब काम आती है वो मैं बताऊंगा आपको। और फिफ्थ इक्वेशन जो है इट टॉक्स अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को आपने ट्रेवल किया है, तो ये हो जाएगा आपका s nth, और ये हो जाता है आपका u प्लस a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। इसका भी मैं आपको एक स्पेसिफिक यूज बताऊंगा। बट ये 5 हथियार जो हैं ये अगर हमारे पास में है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी का जो कि हमसे ना हो। मेन बातें ध्यान रखो, सिर्फ ये 5 इक्वेशंस, साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा, आप 1000 सवाल करके देख लेना जो कि इसकी रेंज से बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशंस। अच्छा, इनको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल है, ठीक है। जैसे यहां पर कौन कौन से 4 वेरिएबल है, यहां पर आपके 4 वेरिएबल है, कौन कौन से? v है, u है, और a है, और टाइम t है। यहां पर अलग ग्रुप मिलेगा आपको। यहां पर कौन कौन से 4 वेरिएबल है? s है, u है, a है, और t है। यहां पर आपको अलग 4 वेरिएबल मिलेंगे, v मिलेगा, u मिलेगा, a मिलेगा, और s मिलेगा। यहां पर 4 अलग वेरिएबल मिलेंगे, v मिलेगा, u मिलेगा, s मिलेगा, और t मिलेगा। तो कब कौन सी इक्वेशन यूज होगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन से 4 वेरिएबल्स आपको मेंशन्ड है। बस इतना पकड़ लेना आप। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपका सीधा सीधा टारगेट क्या होना चाहिए, यार ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, चलो सर ने कहा था 4 वेरिएबल्स के बारे में बात हो रही होगी,
बस वो 4 वेरिएबल ढूंढ निकालना, आपको पता पड़ जाएगा कौन सी इक्वेशन लगानी है, क्योंकि हर इक्वेशन में अलग ग्रुप ऑफ 4 वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको थर्ड इक्वेशन में ही मिलेगा और किसी इक्वेशन में मिलेगा ही नहीं, तो आप लगाओगे ही नहीं गलत इक्वेशन। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उनको ये नहीं पता होता, मतलब उनको इक्वेशंस तो याद होती है बट उनको ये नहीं पता होता कब कौन सी इक्वेशन लगानी है। उसका इलाज मैंने बता दिया। अब मुझे बताओ, अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा क्या? तो कौन सा हथियार कब लगाना है वो मैंने आपको बताया, अब कैसे लगाना है उसकी हम इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इन्हीं की एप्लीकेशन है आज के हमारे लेक्चर के अंदर। सर ये आई कहां से? ठीक है, तो आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग कैलकुलस, आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग ग्राफ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्टैंडर्ड आपको ग्राफ बना के बताऊं तो कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, और कहा गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है, यानी कि आपकी वेलोसिटी शुरुआत में कितनी होगी u, तो यहां पर है आपकी वेलोसिटी u, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और एंड में कहां पर पहुंच जाओगे आप, यहां पर पहुंच जाओगे, v पर पहुंच जाओगे, v पर पहुंच जाओगे, ये हो जाएगी आपकी v। ये आपका टाइम 0 था और ये आपका इन जनरल टाइम कितना हो गया, t हो गया। तो ऐसा ग्राफ तो आपको v और t का मिलेगा। अब इसी ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उससे आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हो चाहो तो बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हुआ, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, अभी अपन ये वाला लेते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर आपकी स्लोप लाइन ऐसे बन रही होगी, वेलोसिटी शुरुआत में ज्यादा होगी और घटते घटते 0 आ जाएगी, ठीक है। और इसी केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ, इसी केस के अंदर बताओ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, इनिशियल कंडीशंस आपको दे रखी है कि शुरुआत में पार्टिकल ओरिजिन पर था, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ पैराबोला होता है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आएगा, धीरे 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 इस तरीके का आपका ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे वापस से, बट मैं जस्ट एक स्टैंडर्ड ग्राफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये भी देखो कि यहाँ पर स्लोप जो है वो बढ़ती जा रही है, स्लोप टेंजेंट की स्लोप जो है वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आप डायरेक्ट इंटरप्रेट कर सकते हो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ऐसा आपको ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपसे एक और ग्राफ पूछा जा सकता है, कौन सा वाला ग्राफ पूछा जा सकता है आपसे, आपसे पूछा जा सकता है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो वेलोसिटी जो है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब आपका पार्टिकल ओरिजिन पर है, तो वेलोसिटी किसके बराबर है, u के बराबर है। तो ग्राफ की शुरुआत कहाँ से होगी, u से होगी, ठीक है। तो यहां से आपके ग्राफ की शुरुआत होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते 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 इस तरीके से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इस तरीके से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ये भी पैराबोलिक ग्राफ ही होगा बट इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया आपका u, जब आपका पार्टिकल 0 पोजीशन पर था, और जब आपका पार्टिकल s पोजीशन पर है मान लो, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट s हो चुका है, तब उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हैं जो कि इन्हीं इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार यही तो बताता हूं कि हर इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इफ इन दीज इक्वेशंस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट,
then the graphs will look like these graphs. अब अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे वो भी हम लोग बात करेंगे, वो आप खुद भी बना सकते हो, बट आपको एक बार के लिए ये 3 ग्राफ जो है वो ध्यान रखना है। कम से कम ये ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ पैराबोलिक होता है जिसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो होता है वो भी पैराबोलिक होता है बट उसकी ओपनिंग जो है वो साइडवेज होती है। ऐसा लगेगा जैसे साइडवेज ओपनिंग है आपकी, ठीक है। इस तरीके का आपको काम यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ हमारा काम, और अब यहां से अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं कि सर ये जो इक्वेशंस आपने बताई है इनका यूज कैसे करेंगे, कैसे इनका यूज करना है। तो यूज करना मैं सिखाता हूं आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ कुछ केसेस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो अगेन हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, और पहला केस हमने लिया है ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो ये मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें थ्रू आउट जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो होता है g, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है डाउनवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होती है डाउनवर्ड्स। तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करा, हमने किसी हाइट से, तो ये तो मान लो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और हमने किसी हाइट से, तो यहां से हमने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा है, ड्रॉप किया। तो ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है कितनी, ये हाइट हमें गिवन है, एक बार के लिए इस हाइट को अपन ले लेते हैं, इस हाइट को अपन ले लेते हैं h, ये हाइट हमें गिवन है h। तो यहां से हमने इसको ड्रॉप किया। अब तो ड्रॉप तो सबने किया हुआ ही है कि जब ड्रॉप करते हो तो शुरुआत में जो वेलोसिटी होती है u, वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है जब आप ड्रॉप करते हो तो, ठीक है। यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, बट साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो डाउनवर्ड्स है, और डाउनवर्ड्स का मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव लिखा जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी डाउनवर्ड्स है, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिखा जाएगा -h, जमीन तक पहुंचते पहुंचते इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। और आपको कितना टाइम लगने वाला है ये आपसे पूछा जा सकता है, और अंत में टकराते समय स्पीड कितनी होगी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, अगर हम इसको 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 और इसको, इन चारों वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो कौन सी इक्वेशन नजर आएगी हमें, सेकंड इक्वेशन नजर आएगी। तो हम लोग यहां पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहां पर यूज किया, ठीक है। 4 वेरिएबल्स हमें मिल गए जो कि हमारे कैंडिडेट होते हैं सेकंड इक्वेशन को लगाने के लिए। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब -h, वो किसके इक्वल आ गया, u इंटू टी, वो तो हो गया 0 क्योंकि u 0 है, और हाफ AT², तो -12 g इंटू टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह मैंने -g रख दिया। अच्छा, माइनस से माइनस साइन चला गया, तो यहां से t की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई, यहां से t की वैल्यू निकल के आई रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ h अपॉन g। अब ये हमारे लिए एक बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि हमें डायरेक्ट यूज करना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो h हाइट गिरने में उसे कितना टाइम लगता है, √2h अपॉन g, इतना टाइम लगता है, ठीक है। या t टाइम में वो कितनी हाइट गिर जाता है, हाफ GT² हाइट गिर जाता है। दोनों तरीके से ध्यान में रखना है, या तो हाइट देके टाइम पूछ लिया जाएगा या टाइम देके हाइट पूछ लिया जाएगा कि हाफ GT², इतनी डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है अगर पार्टिकल को क्या किया जाए, ड्रॉप किया जाए। दोनों चीजें हमारे पास में आ गई। फिर इस पर चलते हैं कि सर टकराते समय वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, या h हाइट गिरने के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो कैसे निकालेंगे। तो अब की बार u है, a है, s है और v है। u, a, s और v किस इक्वेशन के अंदर काम में आते हैं, थर्ड इक्वेशन के अंदर काम में आते हैं। तो अब की बार हम यहां पर
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे जो कि कहती है कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो गया तो v जो है वो कितना आ गया √2 इंटू जी इंटू एच आ गया। तो एच हाइट गिरने के बाद में कितनी स्पीड कवर करने वाला है आपका ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू √2g। ये स्पीड निकाली हमने, मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगी, तो अगर हम लिखना चाहें तो साइन में नेगेटिव लिख सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई हमारी स्पीड। तो ये दो सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल केस कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, किसी हाइट पर जाते जाते स्पीड कितनी हो जाएगी वो हमने निकाल लिया, और उस हाइट तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो हमने निकाल लिया। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जा सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको सीधा केस पकड़ना है कि आपको एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक बॉल है, ठीक है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है। तो पहले तो ड्रॉप्ड वर्ड पकड़ना, फ्रॉम हाइट 20 मीटर्स, 20 मीटर से उसको ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है टाइम कितना लगेगा जमीन तक जाने में, तो आपको टी फाइंड आउट करना है, और जमीन से टकराते समय स्पीड कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। दो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो टी जो होगा वो तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 2 इंटू एच डिवाइडेड बाय जी। तो जी की अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 ले सकते हो, अदरवाइज 9.8 लेनी है। 0 से 0 चला गया, 2 इंटू 2 4, तो 2 सेकंड का हमें समय लगने वाला है। और टकराते समय स्पीड कितनी होगी, रूट के अंदर लिखेंगे 2 इंटू जी कितना हो गया 10, और हाइट कितनी हो गई 20। तो ये हो जाएगा आपका 400 जिसका रूट हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। इतनी आपकी स्पीड हो जाएगी टकराते समय। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन एक बार के लिए आप करना सीखो, फिर मैं बताऊंगा इनको मिक्स कैसे किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा केस। अब इसी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जैसे पहले कुछ सवाल करते हैं फिर अपन इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है ना। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर्स। तो मतलब ये हमारे डोमेन का क्वेश्चन है, हमने अभी अभी बॉल को ड्रॉप करना सीखा है। इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो हमें पता पड़ गया कि ये जो t है ये पक्का किसके बराबर होगा, ये पक्का √2h अपॉन जी के बराबर होगा। इतना ही तो टाइम लगता है ग्राउंड तक जाने में। पहली चीज, वेयर इज द बॉडी t/2 टाइम आफ्टर द रिलीज। रिलीज के इतने समय बाद में, इतने समय बाद में बॉडी कहां पर होगी। तो मैंने आपको बताया था समय देख के अगर हाइट पूछी जाए आपसे, समय देके अगर हाइट पूछी जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए जहां से छोड़ा है वहां से, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे निकालते हो कि आपका जो हाइट होगा, तो मैं इसको एच डैश लिख लेता हूं, ठीक है ना। और समय की फॉर्मेट में ये हो जाता है हाफ हाफ इंटू जी इंटू कितना टाइम लिया है t/2। तो t/2 का हमने क्या कर दिया यहां पर, t/2 का हमने कर दिया यहां पर स्क्वायर, कि जहां से हमने रिलीज किया है वहां से वो इतनी हाइट जो है वो कवर कर चुका होगा, इतनी डेप्थ पर जा चुका होगा, वो हमने निकालिया। सीधा सीधा फॉर्मूला था, स्क्वायर किया हमने यहां पर, तो ये आ जाएगा आपका हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और टी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है √2h अपॉन जी। तो h डैश जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 1/4 इंटू टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ट्वाइस एच अपॉन जी। जी से जी चला गया, 2 से 2 चला गया, तो कितना बचा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ h/4 बचा। तो ध्यान रखना h/4 है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज। हमें यहां पर फ्रॉम द ग्राउंड पूछा गया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये t/2 टाइम में देखा तो कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। कितनी हाइट इसने कवर कर ली, h/4 हाइट इसने कवर कर ली। तो कोई पूछे बताओ जमीन से कितनी हाइट बची,
तो जमीन से जो हाइट होगी वो हो जाएगी h माइनस एच बाय 4, मतलब 3 टाइम्स h डिवाइडेड बाय 4, इतनी आपकी हाइट जो है वो ग्राउंड से होगी। तो आंसर क्या आना चाहिए, एट 3h अपॉन 4 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ऑप्शन 3 हो जाना चाहिए हमारा करेक्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैंने बोला ना आपको, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके रेंज से बाहर चला जाए, बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना है, बस केवल और केवल कब किस तरीके से केसेस को यूज करना है वो आपको आना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h टेक्स t1 टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो इनके बीच का रिलेशन हमें पता पड़ गया कि t1 जो होगा वो पक्का कितना होगा, √2h अपॉन g होगा। द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट, पिछले वाले केस में टाइम को हाफ करके हाइट पूछी थी कि बताओ आधे टाइम में कितनी हाइट कवर कर लेगा, यहां पर उल्टा पूछ लिया। अब यहाँ पे आधी हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा गया है, मतलब टी डैश आपसे पूछा गया है, और हमें पता ही है फॉर्मूला होता है √2 ऑफ, ठीक है, टोटल हाइट का आधा मतलब h डिवाइडेड बाय 2 अपॉन g, यही तो होता है, ट्वाइस ऑफ जो भी हाइट कवर करी है डिवाइडेड बाय g। तो यहां पर आप देखोगे कि ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ h अपॉन g तो है ही है, और साथ ही साथ में 1/2 और है। अब ये √2h अपॉन जी है, इसकी जगह मैं t1 लिख सकता हूं, तो ऐसे लिखा जा सकता है कि √2h अपॉन जी की जगह तो आ गया t1, और यहां पे 2 रूट में फंसा रह गया, तो डिवाइडेड बाय क्या बच गया यहां पर, √2 बच गया। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो t1 डिवाइडेड बाय √2 टाइम लगेगा आधी हाइट को कवर करने में, ऑप्शन 1 जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको ये सीखने को मिला कि अगर मान लो एक्सेलरेशन नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन होती, ठीक है, तो आधी हाइट तक जाने में आधा टाइम लगता। भाई पूरा जो टाइम है, अगर आपकी थ्रू आउट यूनिफॉर्म मोशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो पूरी डिस्टेंस को कवर करने में टी टाइम लगता है, आधी डिस्टेंस को कवर करने में t/2 टाइम लगेगा। या फिर आप यूं कह लो कि पूरी डिस्टेंस को कवर करने में मान लो आपको समय लगा t, ठीक है, तो t/2 टाइम में आप कितनी डिस्टेंस कवर कर लोगे, आधी डिस्टेंस कवर कर लोगे, इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में मिक्स कर देते हैं इन दोनों को। बच्चों को लगता है कि यार हाँ आधी हाइट पूछा है मतलब टाइम भी आधा हो गया, बच्चों को लगता है हाँ यार आधा टाइम पूछा है इसका मतलब हाइट भी आधी हो गई। नहीं, ये तब होता है जब आपका एक्सेलरेशन ना हो। अगर एक्सेलरेशन है तो फिर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि हर सेकंड में आपका पार्टिकल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है हर सेकंड में। मतलब आप यूं कह सकते हो कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है ना, उसको कवर करने में कम टाइम लगेगा, उसको उसको कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, सॉरी, t1 डिवाइडेड बाय √2, और अगला जो हाफ है उसको कवर करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि अगले हाफ में और स्पीड आ चुकी है। शुरुआत में तो तुमने रेस्ट से ड्रॉप किया था, तो बेचारे ने रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट हाफ को कवर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर अगले हाफ को कवर करने में टाइम कम लगेगा, उससे अगले हाफ को कवर करने में, उससे अगला पोर्शन जो है उसको कवर करने में और कम टाइम लगेगा। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो कम होता चला जाता है। ये आप यहां से नोटिस कर सकते हो, इसको मैं अभी और अच्छे से क्वेश्चंस के अंदर यूज करूंगा, बट ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो सेम हाइट को ड्रॉप करने में, सेम हाइट, ठीक है, 1 मीटर ले लो, तो पहला 1 मीटर ड्रॉप होने में टाइम ज्यादा लगेगा, अगला 1 मीटर ड्रॉप होने में टाइम कम, उससे अगला और कम, उससे अगला और कम, यानी कि टाइम आपका कम होता चला जाता है क्योंकि स्पीड आपकी बढ़ती चली जा रही है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल लोगे तो डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। पहला जो मिनट है उसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले मिनट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले मिनट में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले मिनट में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। वी विल यूज दिस केस राइट नाउ। अब अपन इस केस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, बट एक ग्लिम्स हमें मिला यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू। देखो इसको अपन और अच्छे से यूज करना सीखते हैं। तो वापस से अपन एक बॉल को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, और अभी अभी हमने जो फैक्ट यूज किया, अभी अभी हमने जो फैक्ट देखा उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है।
तो जब भी आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो, ये आपकी बॉल है, आपने इसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है, इसका मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, और ये धीरे 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 जमीन की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहां पर आपका ग्राउंड है जहां पर जाके इसको टकराना है। तो अभी अभी हमने देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल वो बढ़ती चली जाएगी, जैसे आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो फैक्ट हमारा क्या है, फैक्ट जो कि यहां से निकल के आ रहा है वो क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल अगर आप लोगे, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल अगर आप लोगे तो डिस्टेंस जो है विल इंक्रीज, और किस ऑर्डर में इंक्रीज होगी वो भी हमें ध्यान रखना है, इन ऑर्डर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस यहां पर बन जाते हैं। सर कहां से आया ये फैक्ट, पिछला क्वेश्चन भी यही कह रहा था, अभी इसको थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो जैसे मान लो आपने जो टाइम इंटरवल लिया वो 1-1 सेकंड का ले लिया, ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड कितनी होगी, पहली सेकंड जो है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो nth सेकंड वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। तो nth सेकंड का फॉर्मूला क्या कहता था कि फर्स्ट सेकंड की जो डिस्टेंस है उसमें n की जगह हम 1 रख देंगे, तो u तो है 0, तो u तो हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बचेगा हाफ, अभी अपन डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो साइन कन्वेंशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन हो गया g, एक्सेलरेशन हो गया g, मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ n, मतलब ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1, इस तरीके से हम लोग यहां पर लिखेंगे। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, g डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा 1 सेकंड के अंदर। अब अगला इतना ही इंटरवल लो, अगली 1 सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस इन, अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस इन सेकंड। जो दूसरी सेकंड है, मतलब टाइम इंटरवल आपका सेम है, पहली सेकंड का इंटरवल कितना था, 1 सेकंड, अब दूसरी सेकंड का इंटरवल भी कितना है, 1 सेकंड है, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे कि डिस्टेंस एंड इन सेकंड जो होगा वो हो जाएगा हाफ, यू तो 0 है, g मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 2 माइनस 1, n की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो 4 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका थ्राइस ऑफ g डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरीके से आप एस थर्ड निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 5g डिवाइडेड बाय 2। अगर आप एस फोर्थ निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 7 टाइम्स g डिवाइडेड बाय 2। अगर आप एस nth निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, g डिवाइडेड बाय 2। nth ऑड नंबर होता है आपका ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, ये हमेशा ऑड नंबर देता है। तो ये था हमारा फैक्ट कि अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल लेते हो तो हर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, देखो इंक्रीज होती जा रही है। और साथ ही साथ में किस ऑर्डर में इंक्रीज होती है, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो आप एस फर्स्ट, ठीक है, एस सेकंड, एस थर्ड, इन सब का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 1:3, रेशियो 5, रेशियो एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स के रेशियो में डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि अगर मान लो आपके इक्वल टाइम इंटरवल लिए तो आपका जो पहला टाइम इंटरवल है उसमें मान लो डिस्टेंस कवर करी गई x, ठीक है, इन टाइम इंटरवल t, ठीक है, आगे समझ में, मतलब यहां पर t आपका 0 रहा होगा और यहां पर t आपका कितना हो गया, कैपिटल T हो गया। अब अगला इतना ही टाइम इंटरवल लो, उसमें डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, कितने मल्टीपल से, 3 टाइम्स। तो इतना ही टाइम इंटरवल लोगे आप, ठीक है, इतना ही टाइम इंटरवल लोगे तो आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो जाएगी आपकी 3x,
अभी भी टाइम इंटरवल कितना है, कैपिटल टी है। मतलब यहां पर t इज इक्वल टू कैपिटल टी था, यहां पर अभी t इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ टी है। तो इंटरवल उतना ही है दोनों के बीच का, बट डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां पर डिस्टेंस यहां पर 3 गुना हो गई। फिर और आगे चलो, और आगे चलोगे तो अब की बार जो डिस्टेंस है वो 5 गुना हो जाएगी। अगला जो सेम टाइम इंटरवल लोगे तो अब की बार हो जाएगी 5x इन सेम टाइम t। मतलब यहां से शुरुआत हुई थी 2t से, और यहां तक जाते जाते टाइम कितना हुआ है आपका, 3 टाइम्स t हुआ है। तो इस तरीके से आपकी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इसलिए खतरनाक होता है कि अगर पानी की बूंद जो है वो सोचो कितनी हाइट से आ रही है, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और वो हर कॉन्जिक्यूटिव सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करती है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। वो तो थैंक्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कि एक मोमेंट पर आकर वो कांस्टेंट हो जाती है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब अपन फ्लूइड्स का एग्जांपल पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या कर सकता है। हर सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर करी जा रही है वो उसको इंक्रीज करता चला जाएगा। अगर पहले सेकंड के अंदर 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो दूसरा सेकंड जो होगा उसमें 15 मीटर की डिस्टेंस, तीसरा सेकंड जो होगा उसमें 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा आपका पार्टिकल। ये फैक्ट जो है ये सवालों के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है यूज किया जाए। बहुत प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं और फिर आप देखना कि खूब सारे सवाल आपको मिलेंगे जो पहले आप फंस जाते थे, इधर उधर इक्वेशंस वगैरह लगाते थे, टीचर्स भी वही करवाते हैं। लेकिन अगर आपने इस फैक्ट को यूज कर लिया ना, तो ऐसे चुटकियों के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, वरना इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ये। डुप्लीकेट, इसको अपन कर देते हैं डिलीट। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ, अनदर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड के बाद में, ठीक है, वो भी फ्री फॉल कर रही है। द सेपरेशन बिटवीन द 2 सेकेंड्स, बिटवीन देम 2 सेकेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडीज। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा, आपने जो अभी कॉन्जिक्यूटिव सेकंड वाला कॉन्सेप्ट बताया कि हर सेकंड में डिस्टेंस 3 गुना बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से एनालाइज करोगे तो ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे, मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को गिराया, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, आपने इसको यहां पर ड्रॉप करना स्टार्ट किया, आपने इसको यहां पर ड्रॉप करना स्टार्ट किया, और घड़ी आपने शुरू कर ली, घड़ी आपने शुरू कर ली, ठीक है ना। तो ये आपने घड़ी के अंदर टाइम स्टैम्प ले लिया t इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको आपने ड्रॉप करना स्टार्ट किया, फिर आपका 1 सेकंड गुजर गया, तो 1 सेकंड गुजरने के बाद में ये कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर आपकी जो फर्स्ट बॉल है वो यहां पर आ जाएगी। कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, g डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस कवर कर लेगी। अच्छा, इस इंस्टेंट पर अब आपने दूसरी बॉल को ड्रॉप किया, तो आपकी जो सेकंड बॉल है उसको आपने यहां से ड्रॉप किया है, कब, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर, और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर पहली बॉल कहां पर आ चुकी है, यहां पर, ठीक है। अब इसको ड्रॉप करने के बाद में और 2 सेकंड हमें लेनी है, यही कहा गया है क्वेश्चन में। तो अब देखना कैसे काम आएगा। हमें पता है हर कॉन्जिक्यूटिव सेकंड में डिस्टेंस ऑड नंबर्स के रेशियो में इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप अगला सेकंड लोगे, तो अगला सेकंड लोगे तो बॉल 3 गुना डिस्टेंस कवर कर लेगी, यहां पर आ जाएगी बॉल, ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, थ्राइस ऑफ g डिवाइडेड बाय 2, इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। और ये जो मोमेंट है यहां पर बॉल जो है वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहां पर आ जाएगी, यहां से गिरते 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 g डिवाइडेड बाय 2 मीटर की डिस्टेंस पर आ जाएगी। तो फर्क क्यों हुआ, आप बोलोगे सर दोनों ने एक ही सेकंड तक तो मोशन करी है, लेकिन सोचो ये यहां से 1 सेकंड आगे जा रहा है, तो जो डिस्टेंस इसने पहले सेकंड में कवर करी थी उसकी 3 गुना डिस्टेंस कवर करेगा, और इसने बेचारे ने अभी शुरुआती 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करी है g/2।
फिर अगला सेकंड लोगे तो अगले सेकंड में ये वाली बॉल जो है वो 5 गुना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 गुना, और 5 गुना डिस्टेंस कवर करके कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर हालचाल 5g डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस इसने कवर कर ली। ठीक है, और ये अगले सेकंड के अंदर 3 गुना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 3 गुना डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब ये बॉल यहां पर आ जाएगी। 3g डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस कवर कर ली, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपने देखा तो ये यहां पर आ गई। तो इस इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आप देख रहे हो तो दूसरी वाली बॉल यहां पर है, पहली वाली बॉल यहां पर है, तो ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप, ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप। तो गैप एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ये कितना हो गया, ये वाली डिस्टेंस यानी कि 5g डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5g का मतलब अपन ले लेते हैं 9.8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 9.8 गया 4.9, तो 5 इंटू 4.9, तो ये हो गया 45, 4 20 और 4 24, तो 24.5 मीटर इतना गैप आ जाएगा इन दोनों के बीच में। सिर्फ 1 सेकंड बाद में गिराने का फर्क देखो ये, और ये गैप जो है ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड बाद में तुमने बॉल को गिराया, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे गैप बढ़ता चला जाएगा। ये आप यहां से इस क्वेश्चन से नोटिस कर सकते हो। तो कोई इक्वेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, जो हथियार मैंने आपको बताया उसको अगर आप ध्यान से लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर हाई। ठीक है, तो यहां पर आपका एक नलका है, चाइनीज है तो ढंग से बंद नहीं हुआ, और यहां से ड्रॉप्स जो है वो गिर रहे हैं, कहां तक गिर रहे हैं, जमीन तक गिर रहे हैं, 18 मीटर की हाइट पर ये लगा रखा है। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, ठीक, आपकी पहली ड्रॉप जो है वो यहां पर ग्राउंड पर आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, वो ग्राउंड पर है। एट द सेम इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, और यहां से जो बूंद गिर रही है वो कौन सी वाली ड्रॉप है, वो फोर्थ ड्रॉप है, तो पक्का दूसरी और तीसरी कहीं ना कहीं बीच में हवा में होगी। ठीक, तो यही पूछा गया है, व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप्स फ्रॉम द रूफ, रूफ से कितने डिस्टेंस पर होगी, और ड्रॉप्स जो है वो रेगुलर इंटरवल पर गिर रही है बेटा। ठीक है, तो अब यहां पर हम कैसे हमारे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तुम सोच के देखो, जो थर्ड ड्रॉप है उसको अभी सिर्फ और सिर्फ एक इंटरवल गुजरा है, भाई फोर्थ नल से बाहर निकल रही है, तो थर्ड ड्रॉप जो है वो एक इंटरवल पहले निकली होगी, तो थर्ड ड्रॉप जो है वो यहां कहीं पर होगी। इस थर्ड ड्रॉप को अभी गिरते 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 कितना इंटरवल गुजरा है, एक, और मान लो उस इंटरवल में डिस्टेंस कितनी है हमारी, उस इंटरवल में डिस्टेंस है हमारी x। अब बात करते हैं सेकंड ड्रॉप की, कि सेकंड ड्रॉप को गिरते गिरते कितना समय हो चुका है, तो आप बोलोगे सर सेकंड ड्रॉप को गिरते गिरते 2 इंटरवल गुजर चुके हैं। पहले इंटरवल में वो कहीं पहुंची होगी, थर्ड नल से बाहर निकली होगी, और दूसरे इंटरवल में वो कहीं और आगे पहुंच गई होगी, और फोर्थ ड्रॉप जो है वो नल से बाहर निकली होगी। तो सेकंड ड्रॉप को गिरते गिरते 2 इंटरवल गुजर चुके हैं, 2 इंटरवल गुजर चुके हैं, तो आपकी सेकंड ड्रॉप आपको यहां कहीं पर दिखाई देगी। पहले इंटरवल में उसने भी x डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, और दूसरे इंटरवल में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, इसका जस्ट 3 गुना 3x डिस्टेंस कवर करी होगी। अब बात करते हैं पहली ड्रॉप की, कि सर पहली ड्रॉप को गिरते गिरते कितने इंटरवल गुजर चुके हैं, 3 इंटरवल गुजर चुके हैं। पहली ड्रॉप नल से बाहर आई होगी, फिर जब सेकंड ड्रॉप नल से बाहर आई 1 इंटरवल गुजर गया, जब थर्ड ड्रॉप नल से बाहर आई 2 इंटरवल गुजर चुके हैं, जब फोर्थ ड्रॉप नल से बाहर आ रही है 3 इंटरवल गुजर चुके हैं। तो पहली ड्रॉप भी कभी यहां पर रही होगी 1 इंटरवल के बाद में, ठीक है, x डिस्टेंस ट्रेवल करी, 2 इंटरवल के बाद में पहली ड्रॉप भी यहां पर रही होगी, 3x डिस्टेंस कवर कर ली, और 3 इंटरवल के बाद में वो यहां पर आ गई, और तीसरे इंटरवल में जो कवर्ड डिस्टेंस है वो 5 गुना हो जाएगी, 5 टाइम्स x हो जाएगी। तो ये हमारा सिनेरियो बन रहा है। तो अब अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो टोटल गैप कितना है, तो आपके हिसाब से देखा जाए तो x प्लस 3x प्लस 5x है, और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो टोटल हाइट कितनी है, तो टोटल हाइट है आपकी 18।
तो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, तो 9 ऑफ x हो गया आपका 18, मतलब x आ गया आपका 2 मीटर्स। तो अब आपको पता पड़ गया कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो तो 2 मीटर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप जो है वो 6 मीटर है। मतलब यहां से देखा जाए तो ये 8 मीटर की डिस्टेंस पर होगी। तो यही हमसे पूछा गया था, व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ सेकंड ड्रॉप। तो सेकंड ड्रॉप जो है वो तो रूफ से मतलब नल से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है, और थर्ड ड्रॉप जो है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हुआ ड्रॉप करने का खेल। अब जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर अपने हथियारों को ढूंढना है और अप्लाई करना है, और ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे और जितना ठंडे दिमाग से अंधेरे में तीर लगाने की प्रैक्टिस कभी मत करा करो कि यार चलो ये लगा के देख लेते हैं, ये लगा के नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो, और जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए ना तब तक पेन मत चलाओ। पेन तब ही चलाना है जब क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, तुम्हें पता पड़ गया अब इसमें क्या करना है, तब जाके पेन चलाना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। तो अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज करना सीखो, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं हथियारों के ऊपर बेस्ड मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां से बात करते हैं हमारे केस नंबर 2 की। दिस इज थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड्स। अब अपन बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अभी तो हमने गिराया था, अब अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड, ठीक है, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। कितनी स्पीड से फेंका हमने, मान लो हमने बॉल को u स्पीड से फेंका, स्मॉल u, ठीक है। यानी कि जो इक्वेशन में कैपिटल U था वो हमें पता पड़ गया कितना है, वो हमें गिवन होगा, उसको हमने यहां पर स्मॉल u लिखा है, ठीक। यहां पर जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको मैंने -g लिख लिया। इसको तो मैंने प्लस लिखा है क्योंकि ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है। पहला आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये बॉल जो है ये ऊपर जाएगी, और ऊपर जाते 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 एक मोमेंट ऐसा आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट है, और वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन। वो वेलोसिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी बॉल स्टॉप हो जाएगी, यहां पर आके आपकी बॉल क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो यहां पर आते आते आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 0। यानी कि बॉल जो है वो यहां पर आते आते क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, कुछ एनर्जी बची नहीं, कुछ वेलोसिटी बची नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर ये यूटर्न लेगी और वापस से इसी पाथ पे आ जाएगी। मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। फिर ये यूटर्न लेगी और यूटर्न लेके वापस से नीचे की ओर आने लगेगी। तो दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो मैक्सिमम हाइट इसने कवर करी है ये कितनी होगी। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है, और अगर यहां पर t बराबर 0 है तो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और फिर क्योंकि मोशन रिपीट होती है, जो मोशन ऊपर जाते समय हो रही है वही मोशन नीचे जाते समय रिपीट होगी, तो फिर आपसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पॉइंट नंबर 1, आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम हाइट पूछा जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, v आपके पास में है, u आपके पास में है, a आपके पास में है, और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सेकंड थर्ड इक्वेशन यहां पर यूज हो जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन यूज करोगे तो आप ऐसे करोगे, v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब स्मॉल u का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन हो गया -g, और डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में h मैक्स, ऊपर की तरफ हो रहा है ना। तो यहां से h मैक्स जो है, मैक्सिमम हाइट जो है, वो किसके इक्वल आ जाएगी,
वो आ जाएगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोटिस कर रहे हो यहां पर जो मैक्सिमम हाइट है, नोटिस कर रहे हो कि यहां पर जो मैक्सिमम हाइट है वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम हाइट जो है वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इनिशियल स्पीड को डबल कर दोगे ना तो हाइट डबल नहीं होगी, हाइट 4 गुना हो जाएगी। अगर आप इनिशियल स्पीड जिससे फेंक रहे हो उसको ट्रिपल कर दोगे तो फिर हाइट ट्रिपल नहीं होगी, 9 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी चीज देखते हैं अपन। दूसरी चीज है हमारी कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक कितना टाइम लगेगा, टाइम टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? v है हमारे पास में, u है हमारे पास में, a है हमारे पास में, और हमें t निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा u अपॉन g। इतना हमें टाइम लगेगा। और क्योंकि मोशन रिपीट हो रही है, ठीक है, तो जैसी मोशन ऊपर जाते समय हो रही है वैसी की वैसी मोशन रिपीट हो रही है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है अगर आपको निकालना हो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना हो कि कुल कितनी देर तक हवा में रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टॉप मोस्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसका दुगना, यानी कि ट्वाइस ऑफ u अपॉन g। आप नोटिस करो ये दोनों ही u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इनिशियल स्पीड को डबल कर दोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जब आपका पार्टिकल रुक जाता है टाइम भी डबल लगने लगेगा। अगर आप इनिशियल स्पीड को ट्रिपल कर दोगे तो टाइम भी ट्रिपल लगने लगेगा। तो ये डिपेंडेंस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जो मैक्सिमम हाइट है वो तो स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है और जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत काम आने वाला है आपके ये। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। इन बिटवीन किसी भी पॉइंट के बारे में बात करोगे तो यूजिंग इक्वेशंस आप लोग यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन बात करते हैं सेम सिनेरियो, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है बट सेम सिनेरियो बन रहा होगा कि आपकी एक कार है, ठीक है। तो फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होगा कि आपको लगेगा क्वेश्चन डिफरेंट है बट क्वेश्चन असल में डिफरेंट नहीं होता। ये आपकी कार है, ठीक है, और ये कार जो है वो किसी स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है, मान लो u स्पीड के साथ में ट्रेवल कर रही है। और अब आपने क्या करा, अब आपने इसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करे। क्या अप्लाई करे? यहां पर ब्रेक्स अप्लाई करे, ब्रेक्स अप्लाई कर दिया आपने। जैसे ब्रेक्स अप्लाई किए तो जो रिटार्डेशन जनरेट हुआ, जो रिटार्डेशन जनरेट हुआ वो कितना हो गया? वो मान लो a है। और रिटार्डेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा स्पीड के अपोजिट होती है। तो यहां पर ब्रेक्स की वजह से जो रिटार्डेशन जनरेट हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है वो अपोजिट लगता है। तो सेम चीज हो रही है ना, कार जा रही है इधर और जो रिटार्डेशन जनरेट हुआ ब्रेक्स की वजह से वो लग रहा है अपोजिट। तो आप देखो यार ये तो बिल्कुल सेम चीज है। तो जो ग्रेविटी में होता था काम वही यहां पर होता हुआ नजर आएगा। आप एग्जैक्टली भविष्यवाणी कर सकते हो कि जैसे पत्थर को ऊपर फेंकने पे कुछ डिस्टेंस जाके वो रुक जाता है, वैसे ही कार पर ब्रेक लगाने पर कुछ डिस्टेंस जाके कार रुक जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपकी कार जो है वो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में स्टॉप हो जाती है। तो यहां पर भी आपसे वही चीज पूछी जा सकती है कि बताओ कार की स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी, कार की स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होगी। तो अब आपको दोबारा से फॉर्मूला लगाने की जरूरत थोड़ी ना है। आपने देखा यार सिनेरियो सेम है, सिनेरियो सेम है, इसका मतलब फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो हमारी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी आप डायरेक्ट लिख सकते हो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिटार्डेशन मतलब a। ये हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी।
और अगर मान लो यहां पर जब ब्रेक अप्लाई किए t इज इक्वल टू 0 टाइम यहां पर लिया, तो स्टॉप होने तक कितना टाइम लग जाएगा? तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ स्टॉपिंग टाइम कितना होगा। तो जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर आपका ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता था, यहां पर इतनी डिस्टेंस जाके आपकी कार स्टॉप हो जाती है। तो टाइम का फॉर्मूला भी हमें नया लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम हो जाएगा। ट्वाइस, सॉरी नॉट ट्वाइस, इनिशियल स्पीड u डिवाइडेड बाय रिटार्डेशन a। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करना है, कोई नई इक्वेशन यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होगा और मेरे जैसा टीचर आपको ऐसा बहुत बताएगा, क्योंकि मैं हूं आलसी टीचर और मुझे पता है कि फिजिक्स को श्रिंक कैसे करते हैं। ऐसे श्रिंक करते हैं, आप ढूंढो, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जागृत करो तो आपको पता पड़ जाएगा कि फिजिक्स में बहुत सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा से। देखना अभी सवाल देखते हैं अपन यहां पर। तो सवाल देखेंगे, कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें दे रखी 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अभी अभी हमने देखा था कि जो हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है उसके फॉर्मूले में हमने देखा था कि अगर सेम कार है, ब्रेक सेम है, मतलब रिटार्डेशन सेम है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्पीड जो है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने यहां पर इनिशियल स्पीड को क्या कर दिया? डबल कर दिया। ठीक है, तो आपने इनिशियल स्पीड को यहां पे क्या कर दिया? तो आपने यहां पर इनिशियल स्पीड को कर दिया डबल, क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी? डबल का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुना। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स पहले जो थी उसका 4 गुना। तो पहले 2 मीटर थी, तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 8 मीटर। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। With what speed should a body be thrown upwards so that the distance traversed in 5th second and 6th second are equal? अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि आपने बॉडी को ऊपर फेंका है, मतलब मोशन कैसे हो रही है कि बॉडी ऊपर जा रही है और वापस से नीचे आ रही है। इस दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि 5th सेकंड की जो डिस्टेंस है और 6th सेकंड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। देखो, अगर आप नॉर्मली देखते हो तो मैंने अभी अभी बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है या जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, तो जो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल्स होते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स, उनमें डिस्टेंस सेम नहीं रहती। जैसे हमने देखा था, ड्रॉप करने पर डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, पहले सेकंड में x, तो दूसरे में 3x, तीसरे में 5x। ठीक है ना? तो अब यहां पर ये तो एनालाइज कर लेंगे कि यार जो 5th और 6th सेकंड है वो आइदर ऊपर जाते समय या आइदर नीचे जाते समय तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। एक ही कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस इक्वल हो सकती है। कौन सी कंडीशन है? और इसीलिए क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन जाता है कि आपने यहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है। यहां पर t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर आपने इसको फेंका था, तो जो कॉन्जिक्यूटिव सेकंड्स होंगे ना, उनकी डिस्टेंस जो है वो घटती चली जाएगी। भाई ऊपर फेंक रहे हो तो घटती चली जाएगी, ड्रॉप करते हो तो बढ़ती चली जाती है। रेशियो सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि 5th सेकंड और 6th सेकंड की डिस्टेंस इक्वल है। ऐसा तब ही हो सकता है, ऐसा तब ही हो सकता है जब t बराबर 4 सेकंड पर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर हो। 4 सेकंड गुजर चुके हैं, अब 5th सेकंड स्टार्ट हो गई। एनालाइज करना मेरे साथ साथ। तो 5th सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंच जाए? अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। 5th सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर पहुंच जाए? अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है, और 6th सेकंड के अंदर वापस से आपका ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? 6th सेकंड के अंदर वापस से ऑब्जेक्ट आपका t इज इक्वल टू
6 सेकंड पर ऑब्जेक्ट वापस से यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि मोशन सेम रहती है, जैसी मोशन ऊपर जाते समय वैसी की वैसी मोशन नीचे आते समय। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब 4 सेकंड पर ऑब्जेक्ट यहां पर हो, 5th सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए और 6th सेकंड के अंदर वापस से टॉप मोस्ट यहां पर आ जाए, तब ही जाके ये दोनों डिस्टेंस जो हैं ये आपस में इक्वल हो सकती है। तो इसने देखो कितना प्यारा हिंट दिया हमें, इसने प्यारा हिंट ये दे दिया कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, वो 5 सेकंड होगा। कहीं नहीं लिखा डायरेक्ट, ये हमने फिगर आउट किया। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब आपको पता पड़ गया कि यहां पर छुपे हुए तरीके से टाइम टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड हमें दिया हुआ है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना होता है, u अपॉन जी होता है, इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय जी। तो हमसे पूछा था कि बताओ स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो इनिशियल स्पीड होनी चाहिए हमारी 5 टाइम्स जी, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय आई गेस 9.8 ही लेना है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका u इज इक्वल टू 40, पावर चली गई 4, 45 और 4 49, तो 49 मीटर पर सेकंड ये हमारी इनिशियल स्पीड होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बट ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर कोई फिगर आउट नहीं कर पाएगा, और ऐसे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमारी डीपीपी के अंदर भी, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चंस टीचर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि देखो सर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं। नहीं, हर अच्छा क्वेश्चन अगर बच्चे सॉल्व करेंगे ना खुद से, तब बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। तो मेरे डीपीपीज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं बार बार बच्चों को ये बोलता हूँ कि मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। हम जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो लिटरली ऐसा होता था कि बच्चा अधिकांश कार्य करता था, हमारे लेक्चर्स होते थे, बच्चों को अच्छे से समझ में आता था, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम पहले बच्चा खुद से करता था। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग इंक्रीज होती थी। अब थोड़ा ऑनलाइन ने गेम चेंज कर दिया, बच्चे को हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है, हर चीज का, हर क्वेश्चन का, हर डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाता है, तो बच्चा खुद से मेहनत करता ही नहीं है। इसलिए लेवल जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी at half of the maximum height is 10 meter per second. The maximum height attained by it is, तो अगेन थोड़ा उलझाने की कोशिश करी गई है। अच्छा है क्वेश्चन हमारे फॉर्मेट का कि हाँ चीज को ऊपर फेंका गया, ठीक। तो पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड हमें निकालनी है। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर हम ये करेंगे कि मान लो आपने ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थ्रो किया, तो इनिशियल हाइट, इनिशियल स्पीड जो है वो हमने कितनी ले ली, u ले ली। ठीक है, एक्सेलरेशन जो वर्क कर रहा है वो कितना है, -g है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका मैक्सिमम हाइट का आधा, मतलब h डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का आधा मतलब h डिवाइडेड बाय 2, और मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होती है, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसको आप लिख सकते हो u स्क्वायर अपॉन 2g का आधा, मतलब u स्क्वायर अपॉन 4g। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। और यहां तक जाते जाते आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो v जो है वो कितना हो गया यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो देखो हमारे पास में क्या क्या आ गया, u आ गया, a आ गया, s आ गया और v आ गया। कौन सी इक्वेशन लग रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी थर्ड इक्वेशन लग रही है। क्या कहती है थर्ड इक्वेशन, तो जैसे हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 100 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन हो गया -g, g यहाँ पर 10 लेना है तो -10 लिख दिया मैंने। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है, ये तो डिस्प्लेसमेंट तो ओवरऑल पॉजिटिव लेना है ना हमें, तो यहाँ पे g की जगह आप -10 मत रख देना, वो तो
साइन के साथ में हमने एक्सेलरेशन को -10 रखा है, दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये चीज हो गई हमारी। तो देखते हैं, देखिए कितना आएगा हमारा आंसर। तो यहां से देखो ये आ जाएगा आपका 100 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 से ऊपर 20 है, नीचे 40 है, तो माइनस का यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। तो यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर बाय 2 गया, तो अल्टीमेटली कितना बचा, यू स्क्वायर बाय 2 ही बचा। तो u जो है वो आ जाएगा आपका 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल स्पीड आ गई। और एक बार हमारे पास में इनिशियल स्पीड आ गई तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होती है, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g। तो ये हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g, मतलब 10, 0 से 0 गया, तो ये आ जाएगी 10 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। जहां कहीं डायरेक्ट हथियार नहीं लगे वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो है ही, हालांकि यहाँ पे भी यूज आया है कि हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट डायरेक्ट कितनी होती है, तो थोड़ी स्पीड फास्ट होगी, वरना बच्चे उलझ जाते हैं, वो पता नहीं कौन कौन सी इक्वेशन वगैरह लगाते रहेंगे और गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। आप थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बहुत इजीली, बहुत कम समय में ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, कि हमने चीजों को ड्रॉप कर लिया, हमने चीजों को ऊपर फेंक लिया। अब 3 ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करता हूं जो कि सेम है लेकिन बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। पहली सिचुएशन है कि आप किसी हाइट पर हो, आप किसी हाइट पर हो, ये रही आपकी हाइट, ठीक है। आप ऑलरेडी किसी टावर के ऊपर खड़े हो, तो ऑलरेडी किसी टावर के ऊपर खड़े हो, तो मान लो टावर की हाइट जो है वो कितनी है, h है, और यहां से आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, कितनी स्पीड से, u स्पीड से फेंका है। तो मोशन कैसे होगी, और बिल्कुल किनारे से फेंका है, तो मोशन कैसे होगी कि पहले बॉल आपकी ऊपर जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g हाइट पर जाकर आपकी बॉल स्टॉप हो जाएगी, फिर उसके बाद में यू टर्न लेगी और यू टर्न लेके वापस से नीचे आएगी, और जाते 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 धड़ाम से जाके टकराएगी किससे, जमीन से, ठीक। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, ठीक है। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से हमने ऊपर फेंका है बॉल को, पहला सिनेरियो। नोटिस करना, दूसरा सिनेरियो बता रहा हूं, दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करना कि दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, ये आपका बलून है, ठीक है, और ये ऑलरेडी कितनी हाइट के ऊपर है, ये ऑलरेडी यहां से h हाइट के ऊपर है, ऑलरेडी जमीन से कितनी हाइट के ऊपर है, ऑलरेडी जमीन से h हाइट के ऊपर उड़ रहा है, और खुद बलून जो है वो कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, मान लो इस इंस्टेंट पर u स्पीड से ऊपर जा रहा है। और अगर इससे, इस बलून से कोई आदमी यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है, आप आदमी यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है, तो ध्यान रखना बेटा कि वो एक ऊपर जाते हुए बलून से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो ऑल दो वर्ड यूज किया हमने ड्रॉप, बट फिर भी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी, बॉल की इनिशियल स्पीड भी वही होगी जो कि आपके बलून की है। तो ऑल दो हमने ड्रॉप किया है, बट फिर भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें इनिशियल स्पीड कितनी नजर आएगी, इसकी u नजर आएगी। कोई अगर जमीन पे खड़े होकर देखेगा ना तो उसको बॉल सीधा नीचे गिरते हुए नजर नहीं आएगी, बॉल के पास में भी इनिशियल स्पीड है जो गुब्बारे की है। तो जमीन पर खड़े हुए आदमी को बॉल ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगी, तो बॉल जो है वो ऊपर जाएगी 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 यू स्क्वायर अपॉन 2g हाइट तक जाके फिर वापस से रिटर्न करके और फिर जमीन पर गिरेगी ऐसे धड़ाम से, किसके रेस्पेक्ट में,
जो ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहा है। तो क्या ये और ये दोनों सिनेरियो सेम है? बिल्कुल सेम है सर। यहां पर भी इनिशियल स्पीड u है ऊपर की तरफ, यहां पर भी इनिशियल स्पीड u है ऊपर की तरफ, यहां पर भी ऑलरेडी हम h हाइट पर हैं, यहां पर भी हम ऑलरेडी h हाइट पर है। तो एग्जैक्टली सेम मोशन हो गई ना, तो हमें अलग अलग चीज करने की जरूरत थोड़ी ना। तो ये हो गया हमारा केस नंबर, ये हो गया हमारा केस नंबर 2। ठीक है, अब बॉल इज थ्रोन, सॉरी, a ball is dropped, a ball is dropped from a balloon moving upwards। ठीक है, बिल्कुल सेम सिनेरियो। बोलोगे यार ये तो बिल्कुल अलग अलग सवाल लगते थे हमें, सर ने तो बिल्कुल एक ही कैटेगरी में रख दिया। तीसरा और बताता हूँ मैं आपको, और तीसरे को हम बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं, और अगले क्लास की शुरुआत अपन यहीं से करेंगे। तीसरा केस है एक चाइनीज रॉकेट, ठीक है, और ऐसा रॉकेट जिसका फ्यूल जो है, फ्यूल जो है, ठीक है, वो पता नहीं फ्यूल की स्पेलिंग में यू पहले आएगा क्या आएगा, देख लेना एक बार। फ्यूल जो है वो क्या हो चुका है, फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर, ये मैंने पहले भी बताया था, फिनिश्ड आफ्टर सम टाइम। एग्जैक्टली सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज, कि मान लो आपने रॉकेट लिया, ये रहा आपका रॉकेट, ठीक है, इसको आपने जमीन से प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, तो जमीन से प्रोजेक्ट किया, गया 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 गया, ये कुछ हाइट पर चला गया, मान लो कुछ हाइट पर चला गया, और इस हाइट पर जाकर इसका फ्यूल जो है, इसका फ्यूल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, यहां पर इस मोमेंट पर इसका फ्यूल जो है वो खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने का मतलब मैंने बताया था कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी कुछ स्पीड एक्वायर कर चुका है। कितनी स्पीड एक्वायर कर चुका है, u स्पीड एक्वायर कर चुका है h हाइट तक जाते जाते। अब फ्यूल स्टॉप हो गया, यानी कि अब ये ग्रेविटी के हवाले है पूरा का पूरा, अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, तो वही वाली बात हो जाएगी, ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा क्योंकि स्पीड है, इसकी वजह से पहले तो ये ऊपर जाएगा, जाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट तक, और फिर उसके बाद में नीचे आएगा, और फिर नीचे आके इसका धड़ाम यहाँ पे जमीन से विस्फोट होता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरीके का सिनेरियो। तो ये तीनों सिनेरियो सेम है, भले ही सवाल इसके ऊपर आए, भले ही सवाल इसके ऊपर आए, भले ही सवाल इसके ऊपर आए, तीनों में आपका ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, तीनों में आपके ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ u है, तीनों में मोशन जो है वो सेम होगी। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं, और वो तीनों के लिए सेम हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ यहां पर ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि बताओ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड हमसे पूछी जा रही है, तो कैसे निकालेंगे। देखो टावर पे तो आप पहले से ही थे, h हाइट पर तो आप पहले से ही थे, और यहां से u स्पीड से फेंका तो u स्क्वायर अपॉन 2g, स्टॉप होने से पहले और चले जाओगे, तो ये हो जाएगा h प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये पहली चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ग्राउंड से तुम इतनी मैक्सिमम हाइट तक चले जाओगे, तीनों ही केसेस में पूछी जा सकती है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं कि जो टोटल टाइम होगा वो कैसे निकालोगे। देखो आपने यहां से फेंका तो ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, u अपॉन जी, इतना टाइम लगेगा। फिर ऊपर तक जाते जाते टोटल हाइट कितनी हो गई वो आपको पता पड़ गई,
फिर एक तरीके से आप ड्रॉप कर रहे हो, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो। तो ड्रॉप करने पे कितना टाइम लगता है, रूट के अंदर लगता है ट्वाइस। फिर आती है वो हाइट जहां से आप ड्रॉप कर रहे हो, तो कितनी हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो, यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस स्मॉल h, इतनी हाइट से आप इसको ड्रॉप कर रहे हो। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। तो या तो आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ये चीज, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप एक इक्वेशन बना सकते हो कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट यहां पर था, बाद में यहां पर आ गया, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका माइनस एच, सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे अपन। स्पीड जो है वो अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव u मल्टीप्लाइड बाय टाइम t हो गया, जो हमें निकालना है। ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा। और फिर आएगा माइनस का हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी टाइम निकाल सकते हो डायरेक्ट, इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप टाइम निकाल सकते हो। सॉल्व दिस, ठीक है, टू फाइंड टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो ये रहे हमारे 3 केसेस, और ये है इन तीनों के अंदर पूछी जाने वाली चीजें। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसकी शुरुआत यहीं से होगी, इस मोमेंट से, इस पॉइंट से हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा और आप देखोगे कि अब ये प्रॉब्लम्स इतनी आसान हो गई है तुम्हारे लिए, इतनी आसान हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है, इतना आपके लिए आसान हो जाएगी ये प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार रहेगा आप लोगों को। कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।